तो है गई जा चुकी एक नई वीडियो के साथ वापस। देन आज का सेशन जो होगा बीएससी एग्रीकल्चर, यूपी कैटेट एंड बीएचयू। बीएचयू के सम सब्जेक्ट होंगे जैसे कि फिजिक्स, फ्रेम में नहीं आ रहा, एक सेकेंड। हाँ, सब्जेक्ट होंगे बीएचयू के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जीएस। जीएस अपन का चलेगा बेसिकली थोड़ा सा चलेगा, और क्योंकि 20 नंबर का आता है। देखिए अपना जो है फिजिक्स आता है 50 नंबर का, केमिस्ट्री आती है 50 नंबर की, मैथमेटिक्स आती है 80 नंबर की, और जीएस 20 नंबर की। ये मैं बता रहा हूँ आपको यूपी कैटेट पीसीएम। पीसीएम के सारे पेजेस होंगे पीसीएम को लेके, यूपी कैटेट पीसीएम को लेके। अगर आपने बीएचयू या आईसीएआर अदर फिर और किसी में डाला है, मतलब सीयूईटी में डाला है तो चलेगा, मतलब सीयूईटी के अंदर अंडर में ही आती है बीएचयू, तो चलेगा अपना। लेकिन मेन जो सेशन होगा यूपी कैटेट को लेके होगा, यूपी कैटेट पीसीएम वर्ग वालों के, ये हो गया। और ये जो बुक है मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा गेस बुक का, बीएससी एग्रीकल्चर अरिहंत प्रकाशन 2020। ईजिली मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। और आपको परचेस करना है तो फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं। मेरे को पड़ी थी ये 297 में पड़ी थी मेरे को ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना जितना भी टाइम आज चलेगा, पहली क्लास है तो मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। मतलब फ्री होगा, कोई कोर्स फीस नहीं लूँगा कोई भी, मतलब तो मैं भी चाहता हूँ ना कि मतलब मेरा भी स्टार्टअप है। मैं आप लोगों को, आप पढ़ेंगे, आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी स्टार्टअप सही रहेगा और आपका कोर्स भी हो जाएगा। देन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो आज पहला सेशन है, मेरा भी पहला है, तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा। पहले अभी मैं हाथ में लेके रिकॉर्ड कर रहा था, अभी स्टैंड लिया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अब धीरे 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 अपना 16 जून को पे एग्ज़ाम है यूपी कैडेट का, 16 जून को, 16-17 को है। तो तब तक मैं गारंटी देता हूँ आपका ये जो सारे चैप्टर लग रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे सारे चैप्टर कितने हैं। फिजिक्स के अपने 19 हैं। मैं गारंटी लेता हूँ 19 दिन या मैक्सिमम 20 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा। मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा और इसकी भी लगातार 1-1 घंटे की क्लासेस आएंगी, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं इतनी ही डाल रहा हूँ। और कोई एडिट नहीं करूँगा मैं वीडियो, बस इतने स्टोरेज नहीं है कि 1-2 घंटे की वीडियो को एडिट कर पाऊँ। सॉरी। तो और केमिस्ट्री के 22 चैप्टर है, निपट जाएंगे कोई ना। एग्ज़ाम 16 को है। और मैथ के 11 है, मेरे पास जगह नहीं है, दिखा देता मैं। तो अभी शुरुआत कर लेते हैं। आज का अपना टॉपिक है फिजिक्स का। फिजिक्स का है मापन। मापन को लेके, तो अब मैं चाहूँगा कि आप एक नोट्स ले लें और मेरे साथ लिखते लिखते जाएं। मैं इसको ट्राई किया था पहले वीडियो पे, लेकिन नहीं हो पाया, बस हाथ से शूट कर रहा था तो हिल रहा था। और अभी स्टैंड इसमें हल्का हल्का हिल रहा है, वो चलेगा, काम चलेगा। इसलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहली हेडिंग है अपनी मापन। मापन टॉपिक है, तो बेसिकली मापन कहते किसको है, तो किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। तो मैं चाहूँगा हेडिंग डाल दें आप। पहला सेशन है, मज़ा आएगा अपनी लास्ट तक। अभी स्टार्टअप है इसलिए थोड़ा सा आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो सकती है या फिर कुछ समझ में ना आए, बट आएगा ज़रूर। सारे क्लास ज्वाइन करें, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका यूपी कैडेट निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। मापन सॉरी। तो लेते हैं किसी, राइटिंग समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं आप।
भौतिक राशि मतलब क्या ही कर सकता हूँ यार, राइटिंग है उसको नहीं चेंज किया सकता है, थोड़ा सा सुधार कर सकता हूँ यार। अच्छा अपनी अपनी मतलब अपनी तरफ से पूरा दे दो। राशि के उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। समझ में आया? मतलब किसी भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि है उसके निश्चित मानक, उनका मतलब प्रत्येक भौतिक राशि का एक मानक मानक होता है, मानक होता है, ठीक है। से तुलनात्मक अध्ययन मतलब किसी की अदर तुलनात्मक अध्ययन, जैसे कोई भी दूसरी भौतिक राशि है, तुलनात्मक अध्ययन, तुलना करने पर जो निकले उसे मापन कहते हैं, ठीक है। किसी और किसी भी किसी भौतिक राशि के मापन के लिए दो तथ्यों की आवश्यकता होती है। दो तथ्यों की आवश्यकता होती है। नंबर एक, आप लिखते जाए, नोट्स एकदम अच्छी बनी होनी चाहिए ताकि मैं कभी भी व्हाट्सएप पे नोट्स की फ़ोटो मार सकता हूँ, किसी भी लेसन की, किसी भी हेडिंग की, तो अपना देख सकते हो, ठीक है। नंबर एक, संख्यात्मक मान की अब संख्यात्मक मान किसे कहते हैं? जो उस राशि के परिमाण को व्यक्त करे उसे संख्यात्मक मान कहते हैं। मतलब किसी जो भौतिक राशि के संख्या परिमाण को प्रदर्शित करे उसे संख्यात्मक मान कहते हैं। आप लिख सकते हैं वहाँ पर। और राशि के मात्रक का नाम, जो माना किसी एक छड़ की लंबाई 20 मीटर है, 20 मीटर या 10 मीटर है, देन क्या होगा कि छड़ की लंबाई का मात्रक मीटर होगा, और उसकी बात है, अर्थात 20 बार मीटर सम्मिलित है। छड़ की लंबाई में 20 बार मीटर सम्मिलित है, ऐसे लिखते हैं ना, 20 सेंटीमीटर। मीटर मतलब क्या होता है? गुणा। हाँ, 20 बार मीटर सम्मिलित है, ठीक है। देन क्या है, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक संख्या, यानी संख्यात्मक मान को एग्जाम में आंकिक भी बोल सकता है, यानी आंकिक मान और संख्यात्मक मान एक ही है, ठीक है। तो उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान यानी संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रिपीट,
किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान दो भिन्न भिन्न मात्रकों, देखो जैसे टेढ़ा करना पड़ता है आदत से। माना दो भिन्न भिन्न मात्रकों माना दोनों दो भिन्न भिन्न मात्रकों U1 व U2 में क्रमशः N1 व N2 हों। माना ये दो आंकिक मान है और ये दो मात्रक है, ठीक है। अपन क्या बोल सकते हैं, U1 अपॉन U2 बराबर N1 अपॉन N2। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो U1 N2 इक्वल्स टू 1 U2, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हैं, नहीं देखो ये भी लिख सकते हैं, राइट। N U1 N2 U2 ये लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ठीक। अरे यार फ्रेम में तो आ ही नहीं रहा था, मैं देख ही नहीं पाया फ्रेम, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए, नहीं ये उदाहरण हो गया अपन लोगों का, पर जो है कि उदाहरण हो गया, तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आई होप आप लिखते रहे होंगे या फिर रिवाइट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें सीधे से। स्क्रीनशॉट दैट थोड़ा सा एक बार, ओके। देन अपने अपने अलग टॉपिक पे चलते हैं, अभी अलग टॉपिक पे चलते हैं। जो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो कंप्लीट हो जाना चाहिए एकदम, तो बस टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, तो जब तक है चल रही है। भौतिक राशियाँ, नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियाँ। थोड़ा बहुत गलत हो सकता है बट इतना इस वीडियो पढ़ाने में इनसे होता है। आपका टाइम बचा नहीं है, 1 महीने बचा है, क्या कर लोगे आप यार, तो थोड़ा सा फास्ट काम करें। अभी ये गर्लफ्रेंड और फ्रेंड का चक्कर छोड़ो यार, 12th हो गया तुम लोगों का, यूपी के टेट एग्ज़ाम डाले हो, लाइफ सुधर जाएगी अगर अच्छा कॉलेज मिल गया तो। घर में भी यही सब बोलते होंगे और अभी मैं भी बोल रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। आवाज़ थोड़ा मैं धीरे में बोल रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा शाम का टाइम है, तो थोड़ा सा आवाज़ चूँकि बाहर जाती है तो थोड़ा सा awkward लगता है, समझ रहे हो यार। बाकी अपन चल रहा है जैसा भी चल रहा है, लेकिन अगर सुबह के टाइम पर अगर मैं वीडियो शूट करता हूँ तो फिर चलेगा, ठीक है। भौतिक राशियाँ, अब बात आती है भौतिक राशियाँ कहते किसको हैं, तो वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई हम माप सकते हैं, द्रव्यमान माप सकते हैं, भार भी है, ऐसा मतलब दूरी लंबाई सब जो भी है मतलब माप सकते हैं अपन लोग। तो वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या
द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। आप लिखते जाइएगा। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान आदि और भी हैं। अभी अपना दो ही एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। बाहरी साउंड अगर आ रहा है, मुझे नहीं पता आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं डायरेक्ट अपलोड कर दूँगा, वीडियो नहीं देखने वाला है। तो अपना अगर आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। ये हो गया। अभी भौतिक राशियाँ और आती हैं, फिर आती हैं मूल राशियाँ और मूल मात्रक, दो चीज़ें आती हैं। तो आइए देख लेते हैं अभी क्या। मूल राशियाँ, भौतिक राशियाँ समझ में आ गई सबको। वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा मापा जा सकता है भौतिक राशियाँ कहते हैं। बस दैट्स ऑल, इतना है। तो अब आता है मूल राशि। मूल राशियाँ आप किन्हें कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, जिन्हें मतलब किसी की सहायता वो पुरानी हो, मूल मतलब पुरानी, तो उन्हें ऑब्वियसली बात है वो मजबूत होंगी, तो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वे सभी राशियाँ जिन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती। सीधे से लिख देते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक, उदाहरण के लिए अपना लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। आदि, ठीक है। अब मूल मात्रक, तो अवश्य बात है इनके उपयोग जो मूल राशियों को व्यक्त करने के उपयोग में आए उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। सिंपल। ये मात्रक जो मूल राशियों को व्यक्त करने के उपयोग में आए उसे मूल मात्रक है।
ठीक, उदाहरण के लिए लंबाई किससे व्यक्त की जाती है? मीटर से। और द्रव्यमान मीटर एम लिख लेते हैं, स्मॉल एम। और किलोग्राम से द्रव्यमान, है कि नहीं? और समय को सेकंड से। इतना सिंपल है, एकदम इजी वे पे पढ़ाएंगे। और यूपी कैडेट का कोर्स एग्जाम कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। अब आता है मूल राशियाँ, पढ़ लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले, ठीक। व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, जिन राशियों को मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, मतलब इनसे थोड़ा सा ये जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। तो जिन राशियों को मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, यह व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न किया जा सकता है, वो होता है व्युत्पन्न, उत्पन्न किया जाता है, वे व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अब आए एग्जाम में कैसे है, उसमें आता है बहुपद आता है, तो पूछेगा व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी है। ऑप्शन में होगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, आयतन। तो अपना आयतन किस लिए लिया गया है? उसे उत्पन्न किया जाता है द्रव्यमान से, तो आपको लिख देना है आयतन। उसमें मतलब सोचना है कौन सा मूल्य मतलब बड़ा है, जिससे छोटा नहीं हो सकता, और जो जो उत्पन्न हुआ मूल राशियों से, आयतन। तो जैसे व्युत्पन्न राशि होगी आयतन, वेग, त्वरण, वेग हो गया गति से, त्वरण भी गति से है, तो ऐसा आयतन, वेग, त्वरण आदि और सिंपल इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे। नहीं, मूल मात्रक नहीं, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, आपका सब क्लियर हो गया? ठीक है, इन सबकी नोट्स बना लीजिएगा। अब कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं जो मैं दिखाई दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी बुक पे नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके मत रखिएगा फ़ोन पे, बुक पे नोट कर लीजिए। ये रहा, ठीक है। यहाँ से मतलब पूरा यहाँ ऐसे में आ रहा है, फ्रेम पे आ रहा है।
ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा यहाँ से, ले लो। ठीक है, मैं पलट रहा हूँ पेज, 1 2 3। तो उनको रट लीजिएगा, ठीक है। अब न्यू हेडिंग है बीमाएं। ठीक, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं, मतलब वे घात होती हैं जिन्हें इस राशि के परम मात्रक को मूल मात्रकों MLT अर्थात मास लेंथ टाइम आदि में प्रकट करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। समझ में आया? यहाँ रुको, भौतिक राशियों की बीमाएं वे घात होती हैं, मतलब एक टाइप की ये घात होती हैं जो मात्रक पे लगती हैं। ठीक है, मात्रक जैसे कि जैसे कि मीटर है, तो यहाँ पे बीमा लगेगी, ठीक, घात के रूप में लगती है। और लगती कैसे है कि परम मात्रक को मूल मात्रक को, मतलब मूल मात्रक क्या होते हैं? MLT अभी बताया मैंने, MLT यानी मास लेंथ टाइम, द्रव्यमान लंबाई समय आदि में प्रकट करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। मूल मात्रक भी मीटर होते हैं, मीटर वीटर होते हैं, इनके ऊपर लगाई जाती है, इसे भी माना जाता है। तो परिभाषा लिख लेते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं जिन्हें उस राशि के परम मात्रक के घात के रूप में, परम घात के MLT आदि के रूप में प्रकट करने के लिए मात्रकों पे लगाते हैं। ठीक, और अब मैं दिखा देता हूँ कुछ बीमाएं हैं। एक ये मतलब मोस्ट कंपल्सरी क्वेश्चन है, मोस्ट, ये समझ लो कि इससे कोई मतलब ये आने ही आना है आपका, 3 नंबर या 5 नंबर का आना ही आना है कंफर्म। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। चलिए, और एक इसका इतने बीमाएं और बीमीय सूत्र इतने है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, परफेक्ट। देखिए, इन बीमाओं के सूत्रों और बीमाओं हल्के में मत लेना। पेशाई मात्रक, भौतिक राशियाँ, विमीय सूत्र स्क्रीनशॉट दिला दिए हैं।
अभी भी नहीं दे पाए हो तो बैक करके पॉज करके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो कंपलसरी है। मैं आपका सोचता हूँ आज मापन कंप्लीट करके सेशन कंप्लीट करूँ या एंड समाप्त करूँ, फिर अपना कल का होगा गतिकी। एक दिन में एक चैप्टर निकालेंगे या दो भी निकालेंगे तो रिवीजन भी हो जाए। एक महीने बहुत होता है, एक महीने से ज़्यादा है यार। 16 जोन है अपना, ठीक है। मिशन 16 जोन, प्लेलिस्ट का नाम भी मिल गया। मिशन मिशन यूपी कैडेट रखेंगे। अब आता है यथार्था तथा परिशुद्धता। यथा पहले यथार्थता देख लेते हैं। किसी माप की, मतलब पहले तो क्लियर हो गया, ये माप से रिलेटेड है, ठीक। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो ये बताती है कि राशि का मापा गया मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। मतलब यथार्थता मतलब समझ रहे हो, जो बताए कि तुम्हारी औकात क्या है, ठीक। मतलब तुम कितने असली हो, यथार्थ जैसे कुछ ऐसा और जो बताती है राशि का मापा गया मान उसके वास्तविक मान, जो मापे हो तुम, वो उसका रियल जो मान है उसके कितने निकट है। मतलब समझ रहे होगे कितने निकट है, मतलब कितना शुद्ध है, कितना अच्छा है, कितना सही है, उसी यथार्थता कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो यह बताती है कि किसी राशि का मापा गया मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। सॉरी फॉर दैट, मेरा मोबाइल स्टैंड से गिर गया। तो कितना निकट है मतलब कितना वास्तविक है, जो उसका रियल मान है उससे कितना मिलता है, जितना तुम नापे हो कितना मिलता है, मतलब कितना शुद्ध है, ठीक। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है, आ तो जाएगी यार इतने में, परिशुद्धता। परिशुद्धता का क्या चाहिए देख लेते हैं। यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा पर मापी गई। मतलब परिशुद्धता क्या होता है, ये बताती है कि राशि किस विभेदन या सीमा पर मापी गई। मतलब जैसे पीएच मान का विभेदन क्या होता है, 0 to 7 और उधर माइनस पे, लाइक उसे परिशुद्धता कहता है, ठीक है। वह राशि मतलब यह बताती है कि वह राशि जनाब क्या किस विभेदन या सीमा पर मापी गई है। त्रुटि किसे कहते हैं, त्रुटि मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत, सिलेबस में आगे पढ़ाना पड़ेगा। त्रुटि और त्रुटि के प्रकार, त्रुटि के भी प्रकार होते हैं।
किसी भौतिक राशि के मापन में विभिन्न कारणों में आई शुद्धता की कमी को त्रुटि कहते हैं। मतलब कि त्रुटि के प्रकार, ठीक। किसी भौतिक राशि के मापन में आई शुद्धता की कमी को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि कहता है। ये 4 प्रकार की होती है। परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि या कह सकते हैं भिन्नात्मक त्रुटि, और तीसरा आती है, चौथा आता है प्रतिशत त्रुटि। तो पहला डाल लेते हैं। ये निम्न प्रकार की होती है। नोट्स बनी होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ, नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेरे साथ में लिखते जा रहे हैं, आप एक बार रिवीजन भी नहीं करेंगे ना, जस्ट नोट बनाने से आपके पासिंग मार्क आ जाएंगे, अच्छा कॉलेज मिल जाए। अच्छा तो नहीं कह सकता बिकॉज आपने रिवीजन नहीं करा है, बट नाम आ जाएगा, इतनी गारंटी देता हूँ मैं। अच्छा बुरा कोई कॉलेज नहीं होता है, सारे अच्छे होते हैं, ठीक है। जस्ट फीस का फर्क आता है, सारे कॉलेज अच्छे ही होते हैं, कोई ये नहीं चाहता कि हमारा कॉलेज बुरा हो, ठीक है। तो पहला आता है परम त्रुटि। निरपेक्ष भी कह सकते हो, निरपेक्ष त्रुटि। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान या प्रायोगिक मान या प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। समझ रहे हो? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को, वास्तविक मान जो भी है और जो प्रयोग से निकला प्रायोगिक मान, उसको माइनस कर देंगे, जो निकलेगा उसे निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, फ्रेम पे नहीं आ रहा। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। ये सब एक बार पढ़ने की चीज़ें हैं, और मैंने जो लिखवाया है ना कि मतलब बीमा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बता रहा हूँ बेटा, पढ़ के जाना, पछताओगे पेपर से वापस आके। और एक बात बताऊँ, मैं भी देने वाला हूँ एग्जाम, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर को मतलब कुछ आता नहीं है, सर नहीं यार, भैया बोलो तुम। इतना बूढ़ा नहीं हुआ मैं अभी, भैया बोलो तुम। फिर ये मत बोलना कि मतलब भैया को, भाई सेम ही क्लास है ना, जब साथ में पढ़ता है तो दोस्त बोलना भाई। दोस्त है बोलना, चलो ठीक। निरपेक्ष त्रुटि, हाँ तो दोस्त भाई, भाई बोलूँगा मैं तुमको, ठीक है भाइयों, निरपेक्ष या भाइयों हो तुम, भाइयों, ओ भाइयों,
वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। और दूसरा आता है माध्य त्रुटि तथा विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। मतलब कि तुम प्रेक्षण किए हो उनकी निरपेक्ष त्रुटियों अर्थात परम त्रुटियों का समांतर माध्य अगर निकालते हो तो वो परम माध्य या माध्य परम नहीं माध्य परम त्रुटि कहलाता है। ठीक है, मतलब कि इसका जो माध्य निकले मान उन त्रुटियों का समांतर माध्य अगर निकाल देते हो तो माध्य परम त्रुटि निकलाता है। तो परम होगा ठीक फ्रेम में नहीं आ रहा, आप स्क्रीनशॉट या नोट करते जाइएगा। ठीक, पोस्ट पॉज करके लाइव क्लासेस में ला सकता है यार, मन तो मेरा भी है, लाएंगे 1K हो जाए फिर लाएंगे। बिकॉज मेरे फ़ोन में मतलब थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं कर सकते आप, थोड़ा सा पता नहीं रिस्ट्रिक्शन वगैरह से थर्ड पार्टी लाइव के लिए यूज़ नहीं कर सकता हूँ मैं। और डायरेक्ट यूट्यूब से 1K जब तक सब्सक्राइबर हो नहीं जाते तब तक लाइव होता नहीं है, तुमको पता है अच्छे से। देन अगर यूट्यूब पे चाहिए या फेसबुक पे कोई पढ़ता नहीं है तो कोई इसमें सब गेम खेलते हैं, सब मनोरंजन करते हैं, इसमें कोई पढ़ता नहीं है फालतू में क्या डाटा वेस्ट करके। ठीक है, 1K करवा दो फिर ठीक। तो परिभाषा क्या है? विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष या परम त्रुटियों के समांतर माध्य को या माध्य औसत को माध्य परम त्रुटि कहते हैं। ठीक, थोड़ी देर की और क्लास है यार, तो मन लगा के यूपी कैटेट चक दे यूपी कैटेट बस। इसका मतलब इट इज डिनोटेड बाय इसको डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा पढ़ते हैं, पता नहीं तुम क्या पढ़ते हो, जो भी है मोड ये क्या कहते हैं इसको, मतलब जो भी कहते हैं कि बार पढ़ता होता हूँ मैं पहले, जब यूपी बोर्ड था तो हम बार पढ़ते थे, डेल्टा ये फनी है बट इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला डेल्टा ए बार मॉड, इसको मॉड करते हैं A1 मॉड A2 का मॉड प्लस डॉट 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 जितने भी हैं प्लस डेल्टा A1 का मॉड बटे, फर्स्ट निकालना किसे नहीं आता है, जितनी संख्या उतना एन लगी हो बस पता, दैट इज फॉर ठीक। अभी आता है तीसरा सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। तीसरे नंबर की त्रुटि है ये क्या कहती है, विभिन्न भौतिक राशियों के मापन में माध्य परम त्रुटि तथा राशि के माध्य
राशि के माध्य मान का अनुपात मापन में सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। मतलब कि परम माध्य त्रुटि के माध्य परम त्रुटि और माध्यमान राशि का माध्यमान सापेक्ष त्रुटि कहलाता है। ठीक, तो लिख देते हैं किसी भौतिक राशि के मापन में माध्य परम त्रुटि, समझ लेना है। टाइम भी हो चुका है, मुझे जाना भी कहीं पे। परम त्रुटि तथा राशि के माध्य मान का अनुपात सापेक्ष त्रुटि ये भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है समझ जाना यार इतना। सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर माध्य परम त्रुटि और ये माध्यमान में किसका, राशि का। इसको अगर शॉर्ट पे लिखना है EM। ठीक, बाकी चौथे नंबर की, अरे भाई साहब यार फ्रेम में ही नहीं आ रहा था यार ये तो स्क्रीनशॉट हो गया। सार्थक अंक। ठीक, दो हेडिंग बची हैं। किसी राशि की माप में ऐसे अंक, किसी राशि की माप में ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत राशि के मान को व्यक्त करते हैं। मतलब किसी राशि की माप में ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत राशि के मान को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं वह माप उतनी अधिक यथार्थ होती है। मतलब समझ गए होंगे। किसी राशि की माप, अब आराम की माप में ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत राशि के मान को, मापक यंत्र जो होता है यथार्थता आप जान चुके हैं। ठीक है, जो उसके वास्तविक मान को जितना प्रसिद्ध कर सकता है वो उसे यथार्थता कहते हैं। अतः राशि के मान को व्यक्त करते हैं और सार्थक अंक करते हैं, और ये जितने अधिक होंगे उस पदार्थ की यथार्थता उतनी अधिक होगी। ठीक, तो वहाँ पे थे ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत राशि के
मान को व्यक्त करते हैं, इन्हें सार्थक अंक कहते हैं। नोट पर लिख लो, सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उस माप की यथार्थता उतनी अधिक होगी। अब सार्थक, लास्ट हेडिंग, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। तो लास्ट हेडिंग दी है, तो थोड़ा सा ये जो अंक ज्ञात करने की प्रक्रिया है आप देख लो, ये इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी को समझा दे रहा हूँ मैं, लेकिन इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, मैं चाहूँगा। ठीक। पहला क्या है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि इतना 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 सार्थक अंक 4 है, मतलब इनको काउंट नहीं करेंगे, इनकी संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4। पेंसिल ले लेता हूँ, 1 2 3 4, मतलब इसके सार्थक अंक 4 है। शून्य अंक नहीं होने चाहिए, बीच में भी होने नहीं चाहिए, बीच वाले का बाद में देखते हैं, पहले इसका अशून्य अंक होते हैं, मतलब शून्य नहीं होता है। फिर दूसरा है, दो अशून्य अंकों के मध्य होने वाली सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब अगर इनके बीच में शून्य आता है तो वो सार्थक अंक है, उसको गिना जाए। जैसे कि इसके बीच में आता है तो 5 है इसमें। ठीक। और अब ये पेपर में कैसे आएगा, मतलब किसी संख्या का सार्थक, किसी माप का सार्थक अंक इतना है तो इनकी संख्या बताइए, और ऐसा सा लिख देंगे अपना जो भी है। तो देख लीजिएगा। तीसरा क्या कहते हैं, संख्या का मान 1 से अधिक होने पर, 1 से कम होने पर दशमलव के बाईं ओर तथा दशमलव के दाईं ओर प्रथम अशून्य अंक से पहले बाईं ओर के सभी सार्थक अंक, सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। मतलब कि इधर के जो इतने अंक होंगे जो साइड में, टोटल मतलब पूरा कहते हैं, साइड में जितने भी ये अंक लगेंगे ये सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे इसके साइड में इधर लगें चाहे इधर लगें, वो सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। बीच में अगर लगता है तो ठीक। ठीक, जैसे कि इसमें साइड में लगा है तो ये नहीं माने जाएंगे। 3 सार्थक अंक है तुम्हारे। चौथे में क्या कहता है, किसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है अतः अंतिम अंक शून्य दाईं ओर है, तो इसमें वही चीज़ है, लास्ट में लगे हैं, बीच में, इनके बीच, इसके साइड में मतलब बीच में नहीं है, तो इसके सार्थक अंक 2 होंगे। बात समझ में आ रही हो। किसी संख्या के दशमलव अंक के अंतिम ओर, इसमें क्या कहता है, किसी संख्या में दशमलव के बाद अंतिम शून्य, अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर की सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। मतलब कि अगर कोई संख्या दशमलव में लाइक दिस है तो अशून्य अंक के बाद अगर शून्य लगा है, जितने भी लगे सब मान्य होंगे। तो अशून्य अंक ये है तो 3 अंक है, 3 हो गया।
चौथे में क्या कहते हैं, किसी संख्या में 10 की घाते सार्थक अंक नहीं होते हैं, अतः किसी संख्या की 10 की घात, वास्तव में भाई देखो 10 की घात अगर 3 है तो उसका मतलब क्या होता है, तो इधर के थोड़ी माने जाएंगे कि नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ लाइक ऐसा, तो एक ही है, वही भी चीज़ें बता रहा है, सार्थक अंकों की संख्या 4 ही है। ठीक, आज का सेशन खत्म करते हैं। अब आप ये वीमाएँ आपका होमवर्क है, वीमाएँ और ये कंप्लीट होने चाहिए कल। अब मैं फर्स्ट बैंक क्वेश्चन पूछूंगा पहले, देन क्लास आगे बढ़ेगी। और मैथ केमिस्ट्री की आज सेशन नहीं लग पाएगी, कल से डेली लगेगी, डेली लगेगी डेली। ठीक है, तो अपना तैयार रहें। आज शाम हो गई थी इस वजह से नहीं लग पाई है, कल से लगेगी। तो प्रेस द बेल आइकन, टाइम से सारी वीडियोस देखते जाना, नहीं एक वीडियो छूटा समझ लो 1% चांसेस गए तुम्हारे सिलेक्शन के। 1 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय।